देखती आंखों सुनते कानों आप सबको जिशान हसन का अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यू एरिया पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखिए जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डेवलप करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जी? वो फैक्टर्स हैं नेशनल या लोकल लेजिस्लेशन। जी, नेशनल लोकल लेजिस्लेशन यानी कि आपके नेशनल लॉस या नेशनल लॉस जो कि आपके लॉस वगैरह बनते हैं या जो भी रेगुलेशंस वगैरह बनते हैं आपकी कंट्री में, ये आपके अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स को कर रहे होते हैं जी, रेगुलेट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि अभी आगे जाके पढ़ेंगे भी, और इंडिविजुअल जजमेंट्स यानी कि अकाउंटेंट की, ऑडिटर्स की जजमेंट्स इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने आगे जाके सारी जिंदगी पढ़ना है जनाब। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में भी आएंगे, फिर आगे जाके हमारे फाइनेंस रिपोर्टिंग के कोर्स में भी आएंगे, फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के भी कोर्स में आएंगे, जो कि आपको ये जीनियस इंशाल्लाह ताला पढ़ाएगा अगर जिंदगी रही मेरी। अदर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस यानी कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस में क्या आ जाते हैं जी? इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं इसके अंदर, इंटरनेशनल लॉज। फिर इसके अंदर IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का रोल आ जाता है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो आपके लोकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कंट्री के किसी भी, वो आ जाते हैं। और फेयर प्रेजेंटेशन आ जाती है कि जी फेयरली आपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी। बात करें जी सबसे पहले नेशनल या लोकल लेजिस्लेशन में, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर लॉ की तरफ से फर्ज होता है कि जी वो प्रिपेयर करें और वो अपने अकाउंट जो है वो पब्लिकली एनुअली पब्लिश करें। और जो कंटेंट्स हैं, जो फॉर्मेट है अकाउंट्स का, वो रेगुलेट कौन करता है जी? उसको रेगुलेट करता है नेशनल लेजिस्लेशन। जैसे कि जी पाकिस्तान में इसको कौन कर रहा होता है जी? आई कैप कर रहा होता है रेगुलेट। ठीक है, यूके में जी ACCA कर रहा होता है या ICAW कर रहा होता है। ठीक है, आपके फेवरेट जी दुबई में UAE में जी UAECA बॉडी है वो कर रही होती है, एंड सो ऑन। इस तरह हर कंट्री की अपनी अपनी कर रही होती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और इंडिविजुअल जजमेंट्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो बहुत से फिगर्स होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कि आपको एप्लीकेशन दे रहे होते हैं, जजमेंट दे जिससे जो है जिसमें आपको जो है अपनी जजमेंट यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो अप्लाई करनी होती है, अकाउंटिंग अजम्पशंस को देखते लगानी होती हैं। और ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या हो जाती है? सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि यार मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, सामने वाले का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, उसका ओपिनियन कुछ और हो सकता है और उसका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो इस यानी कि हर और ऑब्वियसली अगर वो उसके ऊपर एक वैलिड बात जो कर रहे हैं, assumptions वगैरह यूज कर रहे हैं और रीजनिंग दे रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया है ताकि जो ये सब्जेक्टिविटी है इसको मिनिमाइज किया जा सके, इसको एड्रेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल जी बात करें वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। अब देखिए जी, प्रॉपर्टी की जब प्राइस बढ़ रही होती है तो हमने एक वैल्यूअर बुलाया यहाँ से, उसने कहा जी ये फलानी जो प्रॉपर्टी है इसकी प्राइस है मेरी नज़र में 1.5 करोड़। ठीक है, इस वाले वैल्यूअर को बुलाया, उसने कहा जी मेरी नज़र में 2.25 करोड़ है। एक्स को उसको बुलाया जी, वो कह रहा है जी मेरी नज़र में 1.25 करोड़ है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम लोग वो इसके अंदर जो है वो सब्जेक्टिविटी कम करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का सहारा लेके
लेके ताकि इसको हम लोग एड्रेस कर सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है, आगे जाके आप पढ़ोगे भी इसी कोर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रिसर्च रिसर्च को जो है जी वो एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। अब लेकिन सवाल ये आ जाता है कि यार रिसर्च को एक्सपेंस करना क्या सही होगा? क्योंकि एक बात सोचो कि रिसर्च में सिनेरियो ये आ जाता है कि रिसर्च हम लोग करते हैं और रिसर्च से आगे क्या फायदा होता है जी, उसको डेवलप वगैरह करके रिसर्च से क्या होता है जी, हमारा एसेट बन सकता है आगे जाके और वो हमें कमाने में हेल्प आउट करेगा, तो हम इसको एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो अकाउंटिंग वगैरह आती है जो कि आगे आगे जाके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, तो उसके अंदर बहुत सारी अजम्पशंस वगैरह होती हैं, सब्जेक्टिविटी वहाँ पे भी बहुत आती है। अब बात करते हैं जी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1970s में बना था और इसका पर्पस ये था कि जी पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जहाँ पे सारे जो है वो एक जैसे रूल्स फॉलो करें, ठीक है। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन हो कि पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाए और वो पूरी दुनिया जो है एक ही रूल्स अप्लाई करे, ठीक है। और रिसेंटली जो है अब तो इसके ऊपर काम बहुत तेजी से होना शुरू हो गया कि क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है और तो इसलिए ग्लोबल विलेज बन गई है, तो इसलिए अब है कि जी दुनिया को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है ताकि सारे एक जैसे रूल्स अप्लाई करें, क्योंकि मैं यहाँ से भी बैठे बैठे यहाँ से मैं अमेरिका से भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता हूँ, यूके से भी कर सकता हूँ, चाइना से भी कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो भाई सब के एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाए ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाए। अब IFRS फाउंडेशन जो है वो सबसे पहले क्या कहलाती थी? पहले कहलाती थी जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी फाउंडेशन, या इसको हम लोग कह लें IASCF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेशन की। ये नॉट फॉर प्रॉफिट या प्राइवेट सेक्टर बॉडी होती थी जो कि IASB को ओवरसी करती थी, लेकिन अब सिर्फ IASB है। अब IFRS फाउंडेशन का क्या था जी कि वो डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट आया था 2013 में। इसका काम क्या था जी कि डेवलप करे सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल, जो कि हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल हो, इन्फोर्सेबल हो और ग्लोबली एक्सेप्टेड IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कौन करता है थ्रू इट्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी? कौन है जी? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा काम इसका क्या है जी? प्रमोट करे यूजेज और रिगोरियस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की हैं, स्मॉल मीडियम साइज एंटिटीज, उसका ख्याल रखे, उसको अकाउंट में ले और जी कन्वर्जेंस लाए नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। जो गैप है लोकल स्टैंडर्ड्स में और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, वो कम से कम होता चला जाए, पूरी दुनिया एक उस पर आ जाए, प्लेटफॉर्म पर। IFRS एडवाइजरी काउंसिल फॉर्मली जो है वो कहलाती थी स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, SAC, और अब ये एडवाइजरी काउंसिल कहलाती है। ये क्या इसका काम क्या है कि ये कंसल्ट करे IASB को विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जी IASB का जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज वगैरह हैं उनके साथ, और इसके दरमियान जो गैप है वो कम से कम। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ ये कंसल्ट करता है एकेडमीज, ग्रुप्स, होस्ट, इंटरेस्ट पार्टीज, और उनको IASB के वर्क प्रोग्राम के बारे में बताता है और जो भी नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होते हैं उसके ऊपर एडवाइस देना, लेना, इम्प्लीमेंट करवाना स्टैंडर्ड्स को, ये इसका काम। IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, इसके मेनली दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? कि ये रिव्यू करे timely basis पे newly identified financial reported issues not specifically addressed in IFRS। IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में जो है वो बहुत सारे ऐसे इशू, अक्सर ऐसे इश्यूज निकलाते हैं जिस पे स्टैंडर्ड जो है वो खामोश होता है या बात काफी वेग होती है, उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे होते हैं।
तो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करना इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर जी दूसरा काम क्या है जी कि ये क्लैरिफाई करे अनसेटिस्फैक्टरी या कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस जो कि डेवलप हो जाती हैं इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटेटिव गाइडेंस, यानी कि कोई ऐसा अकाउंटिंग इशू जिसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई हुई है स्टैंडर्ड में, और या कोई अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है वो उसके बारे में बताए। कोई भी दुनिया में नया स्टैंडर्ड जब लॉन्च होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, रेवेन्यू के ऊपर एक स्टैंडर्ड होता था पहले IAS 18, उसके अंदर काफी विवेक बातें थी, तो नया स्टैंडर्ड आया FRS 15। अच्छा, एक और काम होता है FRS इंटरप्रिटेशन कमेटी का कि जब भी नया स्टैंडर्ड दुनिया में आता है तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, उसको किस तरह आपने अप्लाई करना है डिफरेंट सिनेरियोज में, वो भी गाइड करता है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं IFRS क्या करता है जी, ये हेल्प करता है कि इम्प्रूव करे और हार्मोनाइज करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि सिंपलर से सिंपलर करते जाए। और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस तरह यूज किए जा सकते हैं, नेशनल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं कि आपका अपना नहीं बना हुआ, आप IFRS को अप्लाई कर लो। ठीक है, एज द बेसिस फॉर ऑल और सम नेशनल रिक्वायरमेंट्स के जी हमारा कहीं पे खामी है, हम थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लें या फिर पूरा ही स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लें। ठीक है, एज एन इंटरनेशनल बेंचमार्क भी होता है जी। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज की वो आ जाती हैं, कंपनीज देमसेल्व्स वो भी उठा सकती हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि एक स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता किस तरह है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता किस तरह है जी। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले तो कंसल्टेटिव ग्रुप होता है। कोई भी इशू होता है, कोई भी आपका इशू होता है तो उसके ऊपर होगा क्या जी, पहले जी कंसल्टेटिव ग्रुप होगा, वो जी बोर्ड को रिकमेंड करेगा। फिर उसके वो कमेटी बैठेगी जिसके अंदर डिफरेंट जगहों से मेंबर होते हैं IASB के, वो आके बैठते हैं और वो डिस्कशन वगैरह करते हैं। डिस्कशन पेपर इशू होता है, डिस्कशन पेपर इशू होता है तो यहाँ पे डिस्कशन पेपर में जिस स्टैंडर्ड के ऊपर बात हो रही होती है उसके ऊपर कमेंट्स दी जाती है। ठीक है, कमेंट्स दी जाती हैं, फिर एक रफ एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, एक रफ स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है। अब उसके ऊपर भी कमेंट्स होती हैं, और जब तक कमेंट्स होती हैं, और फिर अगर 75% ऑफ द मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, IASB के जब एग्री कर जाते हैं तो फिर IFRS बन जाता है। अच्छा जी, अब हमारे आगे आप अपने स्टडीज में पढ़ोगे जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आपको दो तरह के मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं IAS। IAS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा आपको मिलेगा IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि बात हुई है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है जी, कोई फर्क नहीं है। जब पहले जो स्टैंडर्ड्स आते थे वो IAS कहलाते थे, और अब जो स्टैंडर्ड्स आते हैं वो IFRS कहलाते हैं, बस यही फर्क है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सो सी इन द नेक्स्ट सेशन बॉयज एंड गर्ल्स।